Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज। फर्स्ट सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने फर्स्ट सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर जाकर आप वो सीरीज देख सकते हैं। दोस्तों, हम आज MCQ क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब जब एग्जाम्स होने वाली है तो हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है और हमारा पेपर पैटर्न के लिए प्रिपेयर होने के लिए हम लोगों को MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। तो MCQs में हमारी एग्ज़ाम्स होगी, तो इस MCQ की एक प्रैक्टिस हमारी हो जाए, इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ आपको बेनिफिशियल साबित होगी और ये सीरीज़ अगर आप आपकी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड साबित होगी। तो दोस्तों, चलिए आज हम हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेकेंड सीरीज़ के साथ शुरू करते हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज़ देख ली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज इज preference shares can be redeemed by fresh issue of shares, profit, partly out of fresh issue and partly out of profit, all of these। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें हम हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन है यानी कि रीपेमेंट है वो तीनों भी तरीके से कर सकते हैं। एक तो फ्रेश इशू से कर सकते हैं, एक तो प्रॉफिट से कर सकते हैं और एक तो पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू या पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हैं। यानी कि जो फंड्स हमें जनरेट करने हैं हमारी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, वो इन तीनों तरीके से हम किसी भी तरह से उसे जनरेट कर सकते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, फुल्ली पेड, पार्टली पेड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ सी, नन ऑफ दीज। अब कौन से प्रेफरेंस शेयर्स है वो रीपेमेंट किया जाता है उनका या रिडीम्ड किए जाते हैं, फुल्ली पेड या पार्टली पेड? तो इसका आंसर है फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ओनली कैन बी रिडीम्ड। जिन प्रेफरेंस शेयर्स पर पूरी अमाउंट आई हुई है या फिर जो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है उसी का रिडम्पशन पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डैश, कैपिटल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, ऑल ऑफ दीज। अब डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल हमने कर दिया होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स, ऑल ऑफ दीज। अब इनमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट का एग्जाम्पल है? तो इनमें से ये जो तीनों भी चीज़ें हैं वो कैपिटल प्रॉफिट को ही इम्प्लाई करती हैं, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स, ये सारी चीज़ें कैपिटल ही होती हैं या फिर कैपिटल प्रॉफिट ही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट का एग्जाम्पल कौन सा है? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फॉरफिटेड शेयर्स, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो जनरल रिजर्व है वो डिविजिबल प्रॉफिट में आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स सो रिडीम्ड शुड बी ट्रांसफर्ड टू डैश। अब रिडम्पशन जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं तो उस केस में हमारी जो अमाउंट होती है जो हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू के बराबर होती है, अगर हम उसे रिडीम कर दे तो वो ट्रांसफ़र कहाँ होंगी? सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व या नन ऑफ दिस। तो जैसे कि हमें पता है रिडम्पशन जब भी हम करते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो हम निकालते हैं। तो ये वाली जो अमाउंट होती है हमारी, जो अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू होती है वो हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम पर डालते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस, issuing partly paid bonus shares, writing of capital losses, issuing fully paid bonus shares। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है?
तो वो हमारे जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उन बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्राइवेट अलॉटमेंट, ऑफर फॉर सेल, नन ऑफ दीज। तो जब शेयर्स अलॉट कर देते हैं और हम ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर्स अलॉट करते हैं तो उसे हम प्रोरेटा अलॉटमेंट कहते हैं, जिसमें कि हम सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल नहीं करते हैं और सबको हमारे शेयर्स भी अलॉट कर देते हैं, लेकिन उसके एक प्रपोर्शन में हम शेयर्स अलॉट करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, security premium account can be utilized for issuing fully paid bonus shares, write off preliminary expenses, write off underwriting commission, all of these। अब जो हमारा शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है वो कहाँ पर यूटिलाइज होता है? तो वो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी यूज आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने में भी यूटिलाइज होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश डैश इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक। अब हमारी इशूड कैपिटल का ये डैश डैश कैपिटल वो कौन सा पोर्शन है जो हमारी इशूड कैपिटल होता है जो कि हमारी पब्लिक के लिए या फिर हमारी पब्लिक उसके लिए अप्लाई करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का एक पोर्शन होता है, जो इशूड कैपिटल का एक पोर्शन होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसके लिए हमारी पब्लिक ने अप्लाई किया होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash dash is an instrument of acknowledgement of debt, equity share, preference shares, डिबेंचर, ऑल ऑफ दिस। अब जैसे कि हमें पता है जब डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं तो वो डिबेंचर डेप्ट को एक्नॉलेज करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारी डेप्ट एक्नॉलेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। डिबेंचर रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ अ कंपनी, बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, हाइब्रिड कैपिटल, नन ऑफ दीज। जैसे कि डिबेंचर्स को हम डेब्ट कहते हैं और डिबेंचर एक लोन की तरह काम करता है, तो डिबेंचर कौन सी कैपिटल का हिस्सा है? तो डिबेंचर बोरोड कैपिटल का हिस्सा है, क्योंकि डिबेंचर के थ्रू हम लोग पैसे बोरो करते हैं, हम लोग कैपिटल बोरो करते हैं। सो दिस इज बोरोड कैपिटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। डिबेंचर होल्डर्स मस्ट गेट इंटरेस्ट, उन्हें इंटरेस्ट देना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, देना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर्स आर द डैश ऑफ अ कंपनी, डेटार्स, ओनर्स, क्रेडिटार्स, बोरोवर्स। डिबेंचर होल्डर्स हमारी कंपनी के क्रेडिटार्स हैं, जिन्हें हमें पैसे पे करना है, फिर से रिडम्पशन करना है उनका, और उनसे हमने पैसे बोरो किए हैं। तो दीज आर द क्रेडिटार्स ऑफ अवर कंपनी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज क्रिएटेड नॉट ऑन स्पेसिफिक assets but generally on all assets is known as fixed charge, floating charge, mortgage, none of these। अब हमारे जो assets होते हैं स्पेसिफिक एसेट ही नहीं तो जनरली हमारे जो सभी एसेट होते हैं उन पर हम एक चार्ज क्रिएट करते हैं, तो उस चार्ज को क्या कहा जाता है? तो वो चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज। इस फ्लोटिंग चार्ज के बदले ही हम लोग डिबेंचर्स देखते हैं कि डिबेंचर्स में ये फ्लोटिंग चार्ज देखने मिलता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली विथ नॉलेज ऑफ द कंपनी, नेक्ड, मॉर्गेज, रजिस्टर्ड, बियरर। वो कौन से डिबेंचर्स होते हैं वो जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो कि सिर्फ कंपनी के नॉलेज में होते हैं? तो वो होते हैं हमारे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, क्योंकि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिन डिबेंचर होल्डर्स का नाम हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार में रिकॉर्ड किया गया होता है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर ओनली ट्रांसफर्ड विद द नॉलेज ऑफ द कंपनी ओनली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी।
सिर्फ डिलीवरी से ही हमारे ये जो डिबेंचर्स है वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो कौन से डिबेंचर्स है वो? नेक्ट डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर या बियरर डिबेंचर। तो ऑप्शन है बियरर डिबेंचर्स, क्योंकि बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिटेन नहीं करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स उनकी वैलिड टाइम पर इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर देते हैं, तो हम लोग देख के उन्हें उनका इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो दीज बियरर डिबेंचर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल एंड जो डिलीवरी से सिर्फ मेरे डिलीवरी से ही ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डैश डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि सिक्योर एसेट की सिक्योरिटी जहाँ पर दी जाती है तो उसे हम कहते हैं मॉर्गेज। तो ये होते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स जो कि सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं। मॉर्गेज डिबेंचर का ही दूसरा नाम है सिक्योर डिबेंचर्स। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज डैश डिबेंचर्स। अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जिन पर किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उन डिबेंचर्स को ही नेक्ड डिबेंचर्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FCD स्टैंड्स फॉर डैश। फिक्स्ड चार्ज डिबेंचर्स, फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर्स, फुल्ली कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स, नन ऑफ दीज। अब डिबेंचर्स में FCD का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो FCD का लॉन्ग फॉर्म है फुल्ली कन्वर्शिएबल डिबेंचर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कंसिडरेशन ऑफ परचेस ऑफ असेट, डैश डैश इज डेबिटेड। जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं फॉर द परचेस ऑफ असेट, एक असेट परचेस के लिए हम लोग उनको पेमेंट, कैश पेमेंट ना देते हुए डिबेंचर्स पे इशू कर देते हैं, तो कौन सा अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा? डिबेंचर अकाउंट, कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। तो हमारा जो एसेट है, जिस एसेट के परचेस के लिए हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो एसेट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब जैसे कि हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर हम इसलिए इशू करते हैं क्योंकि हमारे पास फंड्स कम है और हमें पैसों की ज़रूरत है। और जब भी हम डिस्काउंट में अगर डिबेंचर इशू करते हैं, तो डिस्काउंट में इशू करना मतलब कम पैसों में इशू करना, कम अमाउंट में इशू करना, तो हमें अमाउंट कम मिल रही है। तो ये जो कम अमाउंट मिल रही है वो हमारा लॉस होता है, और डिबेंचर जो है वो कैपिटल में आते हैं तो वो कैपिटल लॉस बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, discount or loss on issue of debenture is shown in the balance sheet under the head reserve and surplus, secured loans, current liabilities, miscellaneous expenditure। अब हमारी बैलेंस शीट में जब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखते हैं, तो ये तो लॉस का आइटम है, तो वो कौन सी हेड के नीचे लिखा जाता है? तो वो जनरली लिखा जाता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इशू, कैपिटल, प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज। डिबेंचर्स का जब रिडम्पशन होता है तो वो किस तरह से होता है या फिर उसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसका जो रिडम्पशन या रीपेमेंट हमें देना है वो आउट ऑफ फ्रेश इशू भी दे सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल भी होगा या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट भी होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज डैश। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज। तो इंटरेस्ट जो हम डिबेंचर्स के ऊपर देते हैं वो होता है हमारा चार्ज ऑन प्रॉफिट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड सेक्योर्ड लोन्स, अनसेक्योर्ड लोन्स, प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज। अब डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिबेंचर्स हमारी बैलेंस शीट में अपीयर्ड होते हैं, और बैलेंस शीट में उसे हम कहाँ पर लिखते हैं? तो डिबेंचर्स आर जनरली द सेक्योर्ड लोन टाइप, तो उसको हम जो लिखते हैं वो सेक्योर्ड लोन में लिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर रियलाइजिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, द बैलेंसेस इन द सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट,
सिंकिंग फंड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब डिबेंचर्स में सिंकिंग फंड मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड में हम सिंकिंग फंड जो रिजर्व रखी जाती है उसकी इन्वेस्टमेंट भी बनाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर रियलाइज की जाती है जिस टाइम पर उसका रीपेमेंट या फिर डिबेंचर करना होता है। तो आफ्टर रियलाइजेशन जब होता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स का, तो वो जो अमाउंट होती है यानी कि सिंकिंग फंड अकाउंट में उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अमाउंट जो होती है वो अमाउंट कहाँ जाती है या फिर ट्रांसफ़र कौन सी अकाउंट को होती है, तो वो अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट को होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन ओन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड, एनी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। जब हमारे ओन डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, तो उस डिबेंचर्स पर जो प्रॉफिट होता है, कैंसलेशन पर जो प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ परचेज प्राइस ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूड्स interest for the expired period, the quotation is said to be X interest, कम इंटरेस्ट, को इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। जब हमारे डिबेंचर्स के परचेस प्राइस में एक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है तो उसे क्या कहते हैं, उस कोटेशन को क्या कहा जाता है, तो वो कोटेशन होता है कम इंटरेस्ट कोटेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the purchase price of debentures excluding interest for the expired period, the quotation is said to be। जब हमारे डिबेंचर्स की परचेस प्राइस में इंटरेस्ट जो होता है एक्सपायर्ड पीरियड के लिए उसे एक्सक्लूड किया जाता है तो उस कोटेशन को क्या कहा जाता है, तो उस कोटेशन को हम एक्स इंटरेस्ट कहते हैं जिसमें वो एक्सक्लूडेड होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर डैश it is statutory obligation of companies to prepare their final accounts। अब हमारी कंपनीज को फाइनल अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है और उसके लिए एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कौन सी सेक्शन के अंदर आता है, तो अंडर सेक्शन 210 हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे फाइनल अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर हेडिंग में भी हम ये लिखते हैं कि अंडर सेक्शन 210। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Next question, the balance sheet of companies are prepared in the form of part 1 of schedule 5, part 1 of schedule 6, part 2 of schedule 5 या part 2 of schedule 6। अब ये जब हम फॉर्मेट बनाते हैं हमारी फाइनल अकाउंट्स का तो उसी में हम लिखते हैं कि अंडर सेक्शन 210 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6 फाइनल अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट अंडर और डैश डैश कंपनी, इस तरह से हम उस फॉर्मेट को रेडी करते हैं। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनीज इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 6। तो ऑप्शन करेक्ट है हमारा पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 6। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो सारे की सारे हम पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हम पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 6 के तहत बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड प्रपोज्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरियम डिविडेंड, नन ऑफ दिस। अब दो एनुअल जनरल मीटिंग के इन बिटवीन अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं तो उस डिविडेंड को क्या कहा जाता है, तो वो होता है इंटीरियम डिविडेंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, सरप्लस, डिविजिबल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है हमारी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे क्या कहा जाता है, तो वो है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन घुमा के हमें पूछा गया था हमारी सीरीज फर्स्ट में कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो यही क्वेश्चन था, बस हमें घुमा के पूछा गया था, बस हमें लॉजिकली उस क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड इंटीरियम डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड,
नन ऑफ दिस। डिविडेंड जो शेयर्स के फॉर्म में दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है स्क्रिप डिविडेंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डैश डैश इज द डिविडेंड डिक्लेयर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। हमारी शेयर होल्डर्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उस डिविडेंड का क्या नाम है? तो वो डिविडेंड होता है हमारा फाइनल डिविडेंड, जिसका डिक्लेरेशन हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो ऑप्शन बी फाइनल डिविडेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड प्रपोज्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरियम डिविडेंड, नन ऑफ दीज। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोई डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं तो उसे प्रपोज्ड डिविडेंड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, unclaimed dividend is shown in the balance sheet under the head reserve and surplus, current liabilities, loans and advances, current assets। अब जो अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है वो हमारी बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो वो बैलेंस शीट में हमारी एज अ लाइबिलिटी के तहत लिखा जाता है, क्योंकि अनक्लेम्ड डिविडेंड है, डिविडेंड तो हमें देना है बट वो अनक्लेम्ड है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो वो कौन सी लाइबिलिटी है? तो वो करंट लाइबिलिटी में आती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करंट लाइबिलिटी के हेड में हम अनक्लेम्ड डिविडेंड को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रोविजन, रिजर्व्स, सरप्लस, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजन होता है हमारी कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट किया गया चार्ज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, here is our series second of corporate accounting MCQs। फर्स्ट सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप ये जो सीरीज है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी MCQ टाइप क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम और ज़्यादा MCQ टाइप क्वेश्चंस लेके आएंगे और ज़्यादा हमारी जो प्रैक्टिस सेशंस है उन प्रैक्टिस सेशन पर ध्यान देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इन सारी सीरीज को शेयर करते रहिए। थैंक यू।